निर्माण से जुड़े सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। निर्माण अ स्टेप टुवर्ड्स ड्रीम। निर्माण एक कदम सपने की ओर एक विचारधारा है जो युवाओं को उनके सपने की ओर ले जाने के लिए एक सही मार्ग, सही दिशा और सही डायरेक्शन दिखाने का प्रयास करता है। ये प्रयास कैसे काम करता है या कैसे आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, इस पर हम फिर चर्चा करेंगे। जैसे कि बहुत सारे नए साथियों की एक जिज्ञासा है कि क्यों इस नए ग्रुप में हमको जोड़ा गया है, तो ये ग्रुप आप लोगों के लिए कैसे काम करेगा, इस पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो को मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि कोई भी विद्यार्थी जब तैयारी करता है तो उसको तैयारी करने के दौरान किन किन पहलुओं पर ध्यान रखना चाहिए और कैसे उसकी तैयारी की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं एक उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का मिसक्लेनियस, ये कोई टॉपिक नहीं है, मिसक्लेनियस विविध प्रकार के प्रश्नों 10 प्रश्नों का एक संग्रह आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कैसे निर्माण आप लोगों की तैयारी में, आप लोगों की लड़ाई में आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को और बाकी की चर्चा वीडियो के बाद करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर आपको 10 प्रश्नों का एक सेट दिख रहा है। इसमें 10 प्रश्न हैं, उसके साथ 10 उत्तर भी हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो इसके उत्तर आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चंस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये 10 पहला तरीका ये है कि आप इन 10 सवालों के 10 उत्तर रट लें और आपका कॉन्सेप्ट यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप हर सवाल का जो आंसर है उस आंसर को के पीछे थोड़ा सा उसको डिस्कवर करें, खोज करें। मैं बार बार कहता हूँ कि जीएस एक डिस्कवरी है। अगर आप डिस्कवरी कर पाएंगे तो आपका जीएस का कॉन्सेप्ट बहुत ही व्यापक होगा और आपके क्वेश्चन और आंसर का दायरा भी बहुत विस्तृत होगा और आप हर किसी एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरह से कवर कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी क्लास निर्माण के स्टाइल में। पहला सवाल जो है, उत्तराखंड में किसी हिमानी के सबसे निकट बसा गांव है? तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है मिलम। अब आपको ये ध्यान देखना पड़ेगा कि उत्तराखंड के ग्लेशियर से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। मिलम ग्लेशियर की जहाँ तक बात करें तो पिथौरागढ़ के हमारे मुनस्यारी ब्लॉक में स्थित ये 16 किलोमीटर लंबा एक ग्लेशियर है और विशुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर है, जो कि उत्तरकाशी में है। और दूसरे नंबर का ग्लेशियर जो है वो पिंडर है, जो कि बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली 3 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। और विशुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर आपसे कभी पूछे तो ग्लेशियर आपका मिलम ग्लेशियर है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, वो आपको मैं भविष्य में ट्रिक के साथ अलग से बताऊंगा। दूसरा सवाल देखें, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है सर हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे की अगर बात करें तो हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर रहे 1856 से 1884 तक। ये कुमाऊं के 6ठे नंबर के कमिश्नर हैं। ये J.H. बैटन इनसे पहले कुमाऊं कमिश्नर थे, तो बैटन के उत्तराधिकारी के रूप में ये कुमाऊं कमिश्नर बने। हेनरी रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। ये बहुत ही लिबरल थे, उदार थे, यहाँ के लोगों के साथ बैठ के यहाँ के लोगों की भाषा में बात करते थे, उनके साथ बैठ के उनके घर का बना हुआ खाना खाते थे। इसलिए ये काफ़ी चर्चित और काफ़ी लोकप्रिय कमिश्नर कुमाऊं में रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। इन्होंने रामनगर, जो वर्तमान में टाउन हम देखते हैं, वहाँ पर चिल्किया गांव हुआ करता था, उस चिल्किया गांव को इन्होंने डेवलप किया और तराई भाबर को डेवलप करना इनकी उपलब्धि रही है। तो उस जो चिल्किया गांव है, वहाँ के लोग उस स्थान को रैमजे नगर कहने लगे। रैमजे ने उस चीज़ को अस्वीकार किया और उन्होंने बोला कि जो आपके हिंदू देवता राम है, राम के नाम से इस जगह का नाम रामनगर रखिए। तो रामनगर जो नाम है वो इस प्रकार से उसका रखा गया। नैनीताल में पहला चर्च 1860 में इन्होंने बनाया। 1862 में नैनीताल को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी इन्होंने बनाया। कुमाऊं में आलू की खेती भी हेनरी रैमजे ने ही स्टार्ट करवाई। भारत में ये पुर्तगाली लेके आए थे। ये भारत के जो गवर्नर जनरल रहे हैं लॉर्ड डलहौजी, उनके चचेरे भाई हैं हेनरी रैमजे। ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है उत्तराखंड में।
1961 में तराई के जंगलों की विस्तृत रिपोर्ट इन्होंने तैयार करवाई और एक भूमि से संबंधित पैकेट बंदोबस्त हुआ था उत्तराखंड में 1863 में, वो इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। तो बहुत ही लोकप्रिय एक कमिश्नर रहे हैं हेनरी रैमजे। कुमाऊं का बेताज बादशाह भी इन्हें कहा जाता है। स्कॉटिश मूल के ये कमिश्नर थे, स्कॉटिश मूल के। और इनके अलावा ट्रेल, बैटन और रैमजे, ये तीन जो कमिश्नर रहे हैं कुमाऊं के, ये स्कॉटिश मूल के थे, स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड हाउस एक अल्मोड़ा में है, क्योंकि ये स्कॉटलैंड के थे तो अल्मोड़ा का जो एटमॉस्फेयर है इन्हें स्कॉटलैंड के जैसा लगा, तो ये स्कॉटलैंड में रहे। रैमजे ने अपनी कोठी भी अल्मोड़ा में बनाई और काफ़ी लंबे समय तक ये अल्मोड़ा में रहे। तो इस प्रकार से हेनरी रैमजे को हम काफ़ी सारे कार्यों के लिए याद कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेनरी रैमजे उत्तराखंड के जीएस के दृष्टिकोण से। तीसरा सवाल देखिए, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ये हुआ था अल्मोड़ा में। इतने तक ही सीमित रहने से काम नहीं चलेगा। कुमाऊं परिषद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर है। ये सितंबर 1917 में हुआ था अल्मोड़ा में, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे जयदत्त जोशी। ये पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छे तरह से उतारिएगा। कुमाऊं परिषद के कुल 5-6 अधिवेशन हुए थे। दूसरा अधिवेशन हुआ था 24-25 दिसंबर 1918 में हल्द्वानी में, उसके अध्यक्ष थे तारादत्त गैरोला। तीसरा अधिवेशन हुआ था 22 से 24 अक्टूबर को 1919 में कोटद्वार में, जिसके अध्यक्ष थे बद्रीदत्त जोशी। ध्यान दीजिए, बद्रीदत्त नाम से बद्रीदत्त पांडे उत्तराखंड में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिन्हें कुमाऊं केसरी कहा जाता है। तो नाम में कन्फ्यूजन बहुत बार होता है। तो ये बद्रीदत्त पांडे नहीं है, ये बद्रीदत्त जोशी है। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्होंने की है। चौथा अधिवेशन 1920 में हुआ था। हरगोविंद पंत जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। पांचवा अधिवेशन 1923 में हुआ था टनकपुर में। बद्रीदत्त पांडे इसके अध्यक्ष थे, जिन्हें कूर्मांचल केसरी या कुमाऊं केसरी कहा जाता है। छठा अधिवेशन 1926 में हुआ था बैरिस्टर मुकुंदी लाल की अध्यक्षता में गनिया धौली में। ये अंतिम अधिवेशन था कुमाऊं परिषद का, क्योंकि 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। कांग्रेस यानी कि अल्मोड़ा कांग्रेस। अल्मोड़ा कांग्रेस बनी थी 1912 में। तो कुमाऊं परिषद बना था 1916 में, और 1926 में इसका विलय कर दिया गया कांग्रेस में। जो भी नाम यहाँ पे आ रहे हैं वो उत्तराखंड के जीएस के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप उतारिएगा और समझिएगा, ठीक है। फ्यूचर में इसके बारे में हम फिर से डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा, चांदमारी फांसी गधेरा किस ज़िले में है? तो ये नैनीताल ज़िले में है। यहाँ पर ब्रिटिश पीरियड में जो अंग्रेज़ लोग हैं वो लोगों को फांसी दिया करते थे, और ऐसा कहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता था कि वो गधेरे में फेंक देते थे। बहुत ऊंचाई पर यह है तो यहाँ से फेंक के लोगों को मृत्युदंड दिया जाता था। तो चांदमारी फांसी गधेरा नैनीताल में है। कभी कभी ये केवल फांसी गधेरा नाम से भी पूछा जाता है, तो फांसी गधेरा भी अगर पूछे तो इसका नाम नैनीताल ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा, पागल नाला किस जिले में है? पागल नाला चमोली जिले में है। पागल नाला, अब नाला पागल नहीं हो सकता। बरसात के समय में जब इसमें पानी आता है तो काफ़ी तेज़ बहाव के साथ आता है, एक पागलपन जिसके अंदर कहते हैं ना, तो इसलिए इसको पागल नाला कहते हैं। ऐसा ही पागल नाला लाहौल स्फीति हिमाचल प्रदेश में भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, न वकील, न अपील, न दलील वाली शासन पद्धति किस कमिश्नर की थी? तो ये इसका आंसर है ट्रेल। ट्रेल का जो कार्यकाल रहा उत्तराखंड में वो 1816 से 1835 तक रहा। उत्तराखंड के पहले कमिश्नर ई गार्डनर थे, जो केवल 1 साल के लिए रहे थे। फिर इनको नेपाल शिफ्ट कर दिया गया था। नेपाल में ये अंग्रेज़ों के राजदूत के तौर पर रहे थे। दूसरे कुमाऊं कमिश्नर थे वो GW ट्रेल थे। ट्रेल एक बहुत ही कठोर अनुशासन वाले अधिकारी थे, और अनुशासन के मामले में ये काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, जिसकी वजह से इनका जो शासनकाल है वो न वकील, न अपील, न दलील वाली शासन पद्धति इनकी कही जाती है। ट्रेल ने उत्तराखंड में पटवारी के जो पोस्ट होते हैं उसको इन्होंने स्टार्ट किया, और ट्रेल ने के समय में अल्मोड़ा में अल्मोड़ा जेल 1816 में बनना स्टार्ट हुआ, जो कुमाऊं की पहली जेल भी। ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है।
अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच डाक सेवा इन्होंने स्टार्ट की। ट्रेजरी में डबल लॉक सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया। और काफ़ी सारे काम, जैसे जो बच्चों को बेचा जाता था उस व्यवस्था को इन्होंने समाप्त किया। तो ट्रेल एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड के जीएस के दृष्टिकोण से। इन्हें बाद में हम कुमाऊं कमिश्नर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ट्रेल के बारे में अगर हो सके तो आप लोग तब तक कुछ बहुत डिटेल्स आप अपने पास संभाल के रखिएगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा। 7वां सवाल है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का मूल नाम क्या था? इनका नाम था चंद्र सिंह भंडारी। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का नायक कहा जाता है। पेशावर कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930 को, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में चल रहा था, तो उस दौरान की बात है। पेशावर का नायक इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेज अधिकारी जो थे, रिकेट नाम पूछा जाता है, इन्होंने अपने अंग्रेज अधिकारी रिकेट के उस आदेश को मानने से मना कर दिया जब उन्होंने ये कहा कि इनके नेतृत्व में, चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में जो गढ़वाल राइफल्स की सेना थी, उनको निहत्थे अफ़गानों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया। तो इन्होंने उस आदेश को मानने से मना कर दिया। उसके बाद इन्हें जेल भेज दिया गया था, पाकिस्तान के एबटाबाद जेल में भेज दिया गया था और इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी लगा। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इनकी पैरवी की थी और बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया था। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म 25 दिसंबर 1891 को हुआ था। मासी सैगी सेना ये गढ़वाल में आता है और इनकी मृत्यु 1 अक्टूबर 1979 को हुई। इनके पिताजी का नाम जलौत सिंह भंडारी है, तो इनका उपनाम भंडारी है, ठीक है। 1929 में गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई बागेश्वर में। गांधी जी ने इन्हें एक टोपी पहनाई थी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को आप हमेशा कैप पहने हुए देखेंगे, तो वो कैप गांधी जी के द्वारा इन्हें दी गई थी और गढ़वाली उपनाम भी इन्हें गांधी जी ने ही दिया था। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से इन्होंने मेसोपोटामिया के युद्ध में भाग लिया था। 1918 में बगदाद की लड़ाई में भी इन्होंने अंग्रेज़ों की तरफ से भाग लिया था। 1994 में भारत सरकार के द्वारा इनकी स्मृति में एक डाक टिकट रिलीज़ किया गया था और ये बहुत बहादुर थे और इनका कहना था कि बेड़ियाँ मर्दों का जेवर होती हैं। इनकी मृत्यु हुई 1979 में। तो इनकी समाधि पूछी जाती है। दूधा तोली के मूसा कोट में इनकी समाधि है। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इसलिए आप इसके सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन में जाते हैं, राजपुर नहर का निर्माण किसने करवाया? तो राजपुर नहर का निर्माण कराया था रानी कर्णावती ने। रानी कर्णावती एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, उत्तराखंड की वीरांगनाओं में इनका नाम आता है। ये गढ़वाल के परमार वंशी राजा महिपति शाह की पत्नी थी। महिपति शाह के एक सेनापति थे माधो सिंह भंडारी, गर्वभंजक जिन्हें कहते हैं। महिपति शाह के समय में शाहजहां मुगल बादशाह का राज्याभिषेक हुआ था। महिपति शाह की मृत्यु के समय उनके पुत्र पृथ्वी शाह अल्पायु थे, इसलिए रानी कर्णावती को बागडोर संभालनी पड़ी। तो रानी कर्णावती शाहजहां के समकालीन हैं, ऐसा आप ध्यान में रखिएगा। इनके समय में मुगल सेनापति नवाजत खान ने 30,000 घुड़सवारों और पैदल सैनिकों के साथ गढ़वाल पर आक्रमण किया था। रानी कर्णावती ने इस सेना को पराजित किया था, जिसमें रानी कर्णावती के सेनापति थे दोस्त बेग। तो जब मुगल सेना पराजित हुई तो रानी कर्णावती ने मुगल सैनिकों के नाक और कान काट दिए थे, जिसकी वजह से इन्हें नाक कटी रानी भी कहते हैं। रानी कर्णावती का जिक्र मुगल इंडिया नामक पुस्तक में है और स्टोरियो डी मोगोर नामक एक किताब लिखी थी मनुची नामक इतिहासकार ने। उस पुस्तक में भी मुगल सैनिकों के नाक काटने की घटना का वर्णन किया गया है। बादशाहनामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी ने भी रानी कर्णावती की चर्चा की है। रानी कर्णावती ने 1634 में समर्थ गुरु रामदास जब बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे तो उनसे मुलाकात श्रीनगर में हुई थी और सिख गुरु हरगोविंद से भी इनकी भेंट हुई थी। सांवरी ग्रंथ एक पुस्तक है जो कि तंत्र मंत्र से संबंधित है, उसमें भी रानी कर्णावती के नाम का उल्लेख है। बहुत जगह ऐसा उल्लेख है कि रानी कर्णावती को
डबराल यानी कि शिव प्रसाद डबराल ने नागकटी रानी की संज्ञा दी है। तो रानी कर्णावती एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है उत्तराखंड के जीएस के दृष्टिकोण से। 9वां क्वेश्चन देखिए, समता नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समता नामक समाचार पत्र है वो 1935 में मुंशी हरिप्रसाद टमटा के द्वारा निकाला गया था। मुंशी हरिप्रसाद टमटा जो है उस समय दलितों के उद्धार के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया था और राज्य में समता जो पत्र था वो दलित पत्रकारिता के उदय का श्रेय इसको दिया जाता है। तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने समता नामक पत्र का संपादन अल्मोड़ा से किया था। इसके साथ ही राज्य की प्रथम महिला पत्रकार, राज्य की प्रथम महिला दलित पत्रकार और राज्य की पहली महिला दलित स्नातक जो है वो श्रीमती लक्ष्मी टमटा हैं। मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने टमटा सुधार सभा की स्थापना की 1905 में और बाद में इसको शिल्पकार समाज सुधार नाम दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। इन्होंने ही नैनीताल से हल्द्वानी जाने वाले लोगों के लिए हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना भी की थी 1920 में। तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा एक बहुत बड़ा नाम है उत्तराखंड में। 10वां सवाल है आपका, द कुमाऊं पेंटिंग नामक पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है यशोधर मठपाल की। यशोधर मठपाल बेसिकली अल्मोड़ा जनपद से संबंधित हैं। इनकी बहुत सारी किताबें हैं। उत्तराखंड का काष्ठ शिल्प काफ़ी बार पूछा गया है। कुमाऊं की चित्रकला, द कुमाऊं पेंटिंग। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी रॉक शब्द आएगा, रॉक आर्ट, वो मैक्सिमम किताबें रॉक से संबंधित वो यशोधर मठपाल ने ही लिखी होंगी। जैसे रॉक आर्ट ऑफ केरल, रॉक आर्ट ऑफ भीमबेटका, रॉक आर्ट ऑफ कुमाऊं इंडिया, डियर इन रॉक आर्ट इंडिया, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। इस तरह से जहाँ पर भी रॉक आर्ट या रॉक पेंटिंग की बात आएगी वो सारी पुस्तकें यशोधर मठपाल के द्वारा ही लिखी गई होंगी। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। मठपाल जो उपनाम है, जो जाति है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। चंद वंश में, चंद काल में, चंद राजाओं के समय मंदिरों की जो लोग रक्षा किया करते थे उनको मठपाल कहा जाता था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चंद डायनेस्टी को टच करता है। तो ये 10 के 10 सवाल यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। 10 सवाल के जो आंसर मैंने आपके सामने रखे हैं उनमें कम से कम 50 सवाल ज़रूर बने होंगे। तो एक डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ने का ये फ़ायदा होता है। इसको भी मैं अभी काफ़ी कम संक्षेप में आप लोगों के सामने मैंने इसको रखा है। अगर मैं इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करके रखता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और हो सकता है कि आपको उसमें इनिशियली कुछ परेशानी हो सकती थी, इसलिए मैंने इसको काफ़ी कम शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आशा है आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आया होगा और इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव पढ़ने से आप लोगों की जीएस का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा और आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको इससे निश्चित ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो निर्माण की ओर से अभी की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे आप लोगों के लिए और भी हम वैल्यूएबल वीडियोस बनाते रहेंगे। आगे हम जानेंगे निर्माण के बारे में कि निर्माण क्यों है और ये आप लोगों के लिए क्यों बेनिफिशियल है। तो निर्माण के साथ जुड़े रहिए और आप अपनी शंकाओं को, अपनी परेशानियों को, तैयारी से रिलेटेड अपने जितने भी क्वेरीज़ है उसको हम तक भेजते रहिए। हम निश्चित ही आपकी सहायता करेंगे। थैंक यू वेरी मच।